आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की बेस्ट बुक्स में से एक थिंक एंड ग्रो रिच के 4 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको हम सबको फॉलो करना चाहिए अपने गोल को पूरा करने के लिए। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और लाइफ में अपने जो गोल्स उन्होंने बनाए थे उनको हासिल किया। तो चलिए आइए मैं आपको वन बाय वन करके इन प्रिंसिपल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरी वीडियो को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक क्यों लिखी गई और इसके लिखने के पीछे का क्या पर्पस था। थिंक एंड ग्रो रिच, इसका हिंदी में मतलब होता है सोचिए और अमीर बनिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया सोच कर अमीर कोई कैसे बन सकता है, हार्डवर्क करके अमीर बनता है। लेकिन हार्डवर्क की बात इस बुक में बिल्कुल भी नहीं की गई है। इस बुक में कहा गया सोच को बदलो, फिर एक्ट करो और आप अमीर बन जाओगे। तो इस बुक को कैसे लिखी गई इसको आप ज़रा समझ लो, ताकि जो आगे के जो प्रिंसिपल्स मैं आपको जो आगे बताऊंगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस बुक को नेपोलियन हिल सर ने लिखा और जो समर्थन और सपोर्ट जो इस बुक को लिखने में मिला वो एंड्रयू कार्नेगी का मिला नेपोलियन हिल सर को। नेपोलियन हिल सर ने एंड्रयू कार्नेगी से एक बार मुलाकात की और बड़ी लंबी मुलाकात चली और एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल सर को सजेशन दिया कि तुम एक काम करो, मेरा भी इंटरव्यू लो और जो देश और दुनिया में जो बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उन लोगों का भी इंटरव्यूज़ लो और हम सब के जो थॉट प्रोसेस है उसको एक बुक में शेप दो और देश और दुनिया तक भेजो। नेपोलियन हिल सर ने क्या किया, लगभग 500 दुनिया के जो बेस्ट बिजनेसमैन थे और जो सक्सेसफुल थे उन लोगों का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद उनके थॉट प्रोसेस को बुक के शेप में कन्वर्ट करके देश और दुनिया तक पहुंचाया, जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। और दुनिया के बहुत सारे स्पीकर्स भी बात करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी बात करते हैं, क्योंकि इस जो बुक में जो कॉन्सेप्ट्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनावटी बिल्कुल भी नहीं है, वो यूज़ हुए हुए हैं जिन्हें खुद एंड्रयू कार्नेगी सर ने, हेनरी फोर्ड ने और भी बहुत सारे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने भी समर्थन दिया है। ठीक है, तो ये बात को आप माइंड में सेव कर लीजिए कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक्स में जो भी प्रिंसिपल्स है वो आजमाए हुए प्रिंसिपल्स है, इसलिए इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। और एक बात तो हम लोगों को माइंड में सेट कर लेना है कि भैया हम तो अंबानी की फैमिली से है नहीं या लक्ष्मी मित्तल की फैमिली से है नहीं कि घर पे पिताजी, चाचा जी या फिर मामा जी के साथ बैठ के वो माइंडसेट सीख सके। हमें तो बुक की मदद लेनी ही पड़ेगी। इसी बात को एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल सर को समझाया कि देश और दुनिया को बता दो कि वो कैसे थॉट्स होते हैं जो अमीर लोग फॉलो करके बहुत अमीर बनते हैं। तो चलिए आइए 4 प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, पूरी स्टोरी को आप ध्यान से सुनिए ताकि मैं आपको जो आगे प्रिंसिपल्स बताऊंगा आपको ईजिली समझ में आ सके। एक लड़का था जिसका नाम एडविन सी बार्न्स था। बहुत ही गरीब, ना पैसा, ना संपत्ति, ना परिवार में बहुत ही बड़े बड़े लोग, ना पहचान, कुछ नहीं। लेकिन उसका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि उसे लाइफ में थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। उसने इस डिज़ायर को पाला, पोसा और बड़ा किया। हर दिन स्ट्रॉन्ग करता गया कि मुझे अगर लाइफ में कुछ बनना है तो थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। तो फाइनली वो गरीब बालक मतलब बार्न्स डिसीजन लेता है कि अब हमें सफ़र पर निकलना चाहिए, मतलब उसको सफ़र पर निकलना चाहिए। अब सफ़र पर निकलना चाहिए, उसके सामने चैलेंज आ गया भैया कि किराए तक का पैसा नहीं। न्यू जर्सी जाना था, एडिसन का जो ऑफिस था वो न्यू जर्सी में था। अब न्यू जर्सी जाने के लिए उसके पास में टिकट का पैसा नहीं और वो एडिसन को जानता भी नहीं, क्या करे वो। लेकिन फिर भी वो निकला। फाइनली वो एडिसन के ऑफिस में पहुंचा और एडिसन की उससे पहली मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पर, उनके और भी जो कर्मचारी थे। एडिसन के सामने उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर आया हूँ एडिसन का पार्टनर बनने के लिए। सारे लोग हंसने लगे और मजे लेने लगे। भाई देख पार्टनर बनेगा। उसका हुलिया एकदम गरीब सा, फटा हुआ कपड़ा, गंदे कपड़े, थका हुआ शरीर। लेकिन एडिसन उसको बहुत ही गहराई से सुन रहा था क्योंकि उसकी आंखों में और उसकी बातों में जुनून था, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, एक कन्विक्शन था। एडिसन बहुत ही गंभीरता से उस व्यक्ति को मतलब बार्न्स को ले रहे थे। तो फाइनली एडिसन ने उसको
नौकरी पर रख लिया अपने ऑफिस के साफ सफाई के लिए थोड़ी सी तनख्वाह पर। देखिए समझिए मेरी बात को जरा ध्यान से, बार्न्स को अब नौकरी मिल गई एडिसन के ऑफिस में साफ सफाई करने का। बार्न्स एकदम खुशी खुशी नौकरी को कबूल किया और अपने काम पे जुट गया। मन में वो ये नहीं सोचा भाई मैं आया था बिजनेस पार्टनर बनने, मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, बाल्टी पकड़ा दिया, चाय का कप पकड़ा दिया, नहीं सोचा। वो काम पे लग गया, दिल से काम करता गया और हर दिन खुद को बोलता गया आज नहीं तो कल तो एडिसन का पार्टनर जरूर बनेगा। हर दिन अपने आप को वो समझाता था और कल्पना करता था, समझाता था, कल्पना करता था। ऐसे करते करते अपने डिजायर को और स्ट्रॉन्ग करता गया, अपने बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करता गया और साथ के साथ काम करता गया। एक दिन बार्न्स के पास में अपॉर्चुनिटी आती है। सुनिएगा जरा ध्यान से, अपॉर्चुनिटी आती कैसे है। एक बार साइंटिस्ट एडिसन ने एक मशीन का आविष्कार किया, ठीक है। मशीन का नाम रखा उन्होंने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। अब इस मशीन को जब वो अपने ऑफिस में फाइनली लाया तो उसके कर्मचारी, सेल्समैन और ऑफिस के जो और लोग थे, किसी ने उस मशीन में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सब ने कहा कि यह मशीन बेचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उस मशीन में केवल 2 आदमी ने इंटरेस्ट लिया। किसने? एक तो बार्न्स ने और दूसरा एडिसन ने खुद। अब बार्न्स को यह बात समझ में आ गई कि यह अपॉर्चुनिटी है, यही समय है व्यक्तिगत वीरता दिखाने का। बार्न्स ने बोला एडिसन को, सर आई एम रेडी टू सेल इट, इट्स अ वंडरफुल मशीन। बार्न्स ने बोला कि ये वंडरफुल मशीन है, मैं इस मशीन को सेल कर सकता हूं। देखो बाकी जो सेल्समैन थे अच्छे घर से, पढ़े लिखे, काबिल, उन्होंने बोला ये मशीन सेल नहीं होगा। लेकिन जो बार्न्स था, बार्न्स ने बोला कि मैं इस मशीन को सेल कर सकता हूं। बार्न्स ने उस मशीन को सेल किया, बहुत ही तेजी से सेल किया, बहुत सारी मशीनें बिकी और फाइनली एडिसन ने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको दे दिया कि अब तुम देश और दुनिया में इस मशीन को बेचो। और फाइनली एडिसन का वो पार्टनर बन गया। बार्न्स ने बहुत सारे पैसे भी कमाए और अपने जो ख्वाब था उसको भी पूरा किया। अब देखो उसने ख्वाब को कैसे पूरा किया। सबसे पहले उसने अपना डिजायर को स्ट्रॉन्ग किया। प्रिंसिपल नंबर 1, सबसे पहले अपने डिजायर को स्ट्रॉन्ग किया। डिजायर को स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे करना है तो बस एक ही चीज करना है, बनना है तो एक ही चीज करना है और अपने एक एक सांस तक उस चीज को पाने के लिए उन्होंने लगा दिया। तो फाइनली उसको उसका गोल मिल गया। तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी को ले लो या धोनी को ले लो या सचिन तेंदुलकर को ले लो या शाहरुख खान को ले लो या फिर अंबानी को ले लो या फिर अडानी को ले लो या धीरू भाई अंबानी को ले लो, बिल गेट्स को ले लो, हेनरी फोर्ड को ले लो या फिर एंड्रयू कार्नेगी को ले लो, किसी को भी उठा लो, उनमें एक क्वालिटी होती है, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डिजायर को स्ट्रॉन्ग करने का प्रिंसिपल। तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में जो पहला प्रिंसिपल बताया गया वो क्या है? डिजायर की ताकत को पहचानो और अपने डिजायर को पालो, बड़ा करो। डिजायर का मतलब इच्छा, एक प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर, कुछ कर गुजरने का जज्बा। जो बार्न्स ने क्या किया? बार्न्स ने अपने डिजायर को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले उसने अपने डिजायर को क्या किया? स्ट्रॉन्ग किया। तो प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर को अपने अंदर पैदा कीजिए। आपके अंदर जो भी डिजायर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको पालिए, उसको बड़ा कीजिए, उसको छोटा मत होने दीजिए। आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको अपने दिल दिमाग में और एक एक खून के कतरे में उसको आप शामिल कर लीजिए। अब इसके लिए जो नेपोलियन हिल सर है अपनी बुक में बताते हैं कि अगर आपको डिजायर को धरातल पे लाना है, मतलब डिजायर को हकीकत में बदलना है, 6 काम करना है। 6 पॉइंट्स बताते हैं। पहला नंबर कहते हैं कि जिस चीज को पाने का आपको डिजायर है, मान ले आपको 10 करोड़ रुपए पाना, मान ले आपको IAS ऑफिसर बनना है, मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनाना है, मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी, कुछ भी डिजायर आपके मन में हो सकता है। सबसे पहले उस डिजायर को आप लिखिए पेपर पे। नंबर 1, सबसे पहले उस डिजायर को आप पेपर पे लिखिए। जैसे आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाने हैं या 5 लाख रुपए कमाने हैं या फिर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आप सबसे पहले उस डिजायर को, उस पैसे को पेपर पे लिखिए। लिख लिया? अब उस डिजायर को, मतलब उस पैसे को, जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया या जो भी बात आपने डिसाइड करी है, जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, उसको आपको कब तक पाना है
उस पॉइंट को लिखो, मतलब एक फिक्स डेट, मतलब एक फिक्स्ड गोल, एक फिक्स डेट, और फिर उस गोल को पाने के लिए आप क्या करोगे। जैसे आपने देखा बार्न्स जो था उसको लाइफ में बस एक ही चीज करना था, एक ही चीज बनना था। वो क्या बनना था उसको? एडिसन का पार्टनर, एडिसन का पार्टनर। ठीक है, तो ऐसे आपको लाइफ में क्या बनना है, मतलब आपको लाइफ में जो चाहिए उसके बदले में आप क्या देना चाहते हो वो लिख लो। आप अगर सेल्स कर रहे हो तो आप लिख लो भैया आप कुछ सेल्स करोगे, आप सर्विस दे रहे हो तो आप लिख लो कि आप कुछ सर्विस दोगे। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है जो आप दे सकते हो अपने गोल के लिए, आप उसको साफ साफ लिख लो। चौथा, अब अपने गोल को पाने के लिए आप प्लान बनाओ। प्लान बनाओ कि किस तरीके से आप उस गोल को पाओगे। पांचवा पॉइंट, आपको सबसे पहले फिक्स्ड मात्रा लिखनी है, क्या गोल आपका है वो क्लियर साफ साफ गोल लिखना है। एक निश्चित डेट, आप उस गोल को पाने के लिए क्या देना चाहोगे, और आपका प्लानिंग। इन चारों बातों को एक शीट पर लिखो। छठा पॉइंट, एक बार सुबह और एक बार शाम को, एक बार सुबह और एक बार शाम को उसको पढ़ो। तब तक पढ़ते रहो जब तक आपको याद ना हो जाए और उस शीट को वापस पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। फिर से समझिए मेरी बात को, जो भी आपके मन में डिजायर है उसको आप हकीकत में कैसे बदलोगे। पहला काम, उस डिजायर को लिखो, साफ साफ लिखो। चाहे 1 लाख रुपए आपको हासिल करना हो या 10 लाख या 50 लाख या 10 करोड़, आप अमाउंट लिखो, नंबर के साथ अमाउंट को लिखो। उसके बाद एक फिक्स्ड डेट डालो कि भाई एक पर्टिकुलर डेट तक मुझे ये अमाउंट चाहिए ही चाहिए। फिर लिखो कि आप क्या करोगे उस अमाउंट को पाने के लिए, कितनी मेहनत करोगे और आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसे आप लगाकर, जिसको यूज करके आप दौलत बनाओगे, वो जो गोल है आपका उसको हासिल करोगे। और फिर एक योजना बनाओ और फिर इन चारों बातों को एक साथ एक शीट में लिखकर सुबह शाम पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो। ठीक है, तो डिजायर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डिजायर को हकीकत में लाने के लिए ये 6 स्टेप्स आपको पूरे करने हैं। ये नेपोलियन हिल सर थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं। अब प्रिंसिपल नंबर 2 को समझिए। प्रिंसिपल नंबर 2 में कहते हैं ऑटो सजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। ऑटो सजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, मतलब जो भी आपका डिजायर है उसको आपको बड़ा करना, उसको पालना है, उसमें खाद पानी डालना है, मतलब आप कुछ कर सकते हो ऐसा आपको बिलीव बनाना। उसके लिए आपको ऑटो सजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ऑटो सजेशन का मतलब खुद को बताओ, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जब हेनरी फोर्ड ने किया, एंड्रयू कार्नेगी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, लक्ष्मी मित्तल ने किया, अडानी ने किया, MS धोनी ने किया, मतलब जब लाखों लोग कर सकते हैं, लाखों लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूं। मैंने जो सपने देखे उसको मैं पूरा करके रहूंगा, वो मेरे से पूरा होगा। ऑटो सजेशन, रोज खुद को बोलना, रोज खुद को बोलना, रोज खुद को बोलना है, ताकि जो आपका बिलीव है वो स्ट्रांग हो सके, बिलीव आपका स्ट्रांग हो सके। अब देखिए तीसरा प्रिंसिपल क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लीजिए, मतलब आप एजुकेशन लीजिए, उन एजुकेशन को, उन स्किल्ड को आप अपना बिल्ड कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत है अपने गोल को पाने के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ लिया वही बहुत है। यहाँ पर नेपोलियन हिल सर का कहना है कि स्कूल और कॉलेज के बाद असली एजुकेशन स्टार्ट होती है। बात समझिएगा जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद असली एजुकेशन स्टार्ट होती है, और अगर आपने असली एजुकेशन ले ली, जिसे स्पेशलाइज्ड एजुकेशन कहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने डिजायर को धरातल पे उतार पाओगे। आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कीजिए। आपको लग रहा है कि टेक्निकल स्किल आपको सीखने की जरूरत है, सीख लीजिए, सीख लीजिए, नुकसान कुछ नहीं करेगा। फ्री टाइम में आप सीखते रहिए, चाहे लीडरशिप स्किल हो, मैनेजरियल स्किल हो, टेक्निकल स्किल हो, समय के साथ साथ मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, परचेजिंग स्किल, हर तरह की स्किल को अपने अंदर में डालना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए फोर्थ प्रिंसिपल है, इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को आप यूज कीजिए। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों को आप भविष्य में पाना चाहते हैं उसको अभी आप महसूस कीजिए कि आपको मिल गया है। फिर से समझिए मेरी बात को, मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए, या मान लीजिए आपको एक गाड़ी चाहिए, मान लीजिए आपको IAS ऑफिसर बनना है, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छा लीडर बनना है।
आप उन बातों को, उन चीज़ों को आप अभी महसूस कीजिए कि आप बन गए हो, ताकि आपका दिमाग जो है वो फिर उस डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे और आपको नया नया वो आइडिया जनरेट करके दे कि जिसकी मदद से आप उन चीज़ों को हासिल कर पाओगे जिनको आप चाहते हो। तो आपने सबसे पहले अपने डिज़ायर को समझा और उसको पाला, उसको बड़ा किया। ऑटो सजेशन की मदद से आपने अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग किया, आई कैन डू वाला आपने अपना एटीट्यूड बनाया। अब डिज़ायर को हकीकत में बदलने के लिए कुछ स्किल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ स्किल आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और कुछ स्किल आपको बाजार से हायर करना पड़ेगा, मतलब लोगों को अपने साथ में मिलाना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट, इमेजिनेशन। अब आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, सपने देखना स्टार्ट कर दीजिए, माइंड में उन बातों को सोचना स्टार्ट कर दीजिए, माइंड के अंदर महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको वो चीज़ मिल गई है जिसकी आपको तलाश है। उस चीज़ को छू कर देखिए, मन ही मन में, मन ही मन में, मन ही मन में। देखिए, असली ताकतवर चीज़ हमारा माइंड है। हम जिन चीज़ों को सोचते हैं उन चीज़ों को करते हैं। तो माइंड में सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, और आपका माइंड आपको आइडिया देता रहेगा कि इस तरीके से तुमको मिल सकता है, इस तरीके से मिल सकता है। तो आप उसको लिखते जाइए, ठीक है, आप उसको लिखते जाइए, फिर उसी की मदद से आप योजना आगे बना सकते हो। देखिए यहाँ पर लगभग 13 प्रिंसिपल्स थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल सर ने बताए हैं, जिसमें से मैंने केवल आपको यहाँ पर 4 बताया है। बाकी आगे अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आगे के जो प्रिंसिपल्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। एक और स्टोरी को आप सुनिए और समझिए जरा। एक व्यक्ति था जिसका नाम फ्रैंक डब्ल्यू गनसोलस था। ये प्रीचर भी थे, प्रीचर का मतलब पादरी थे, और एजुकेटर भी थे। जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे अपने कॉलेज से, अपने एजुकेशन सिस्टम से। उनके मन में एक ख्याल आया कि मुझे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं एक अपना कॉलेज खोलता और नौजवानों को एक अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से एजुकेशन देता। उसके माइंड में एक डिज़ायर आ गया, ठीक है। अब इस डिज़ायर को वो 2 साल से पाल रहा था, इसको पाल रहा था, रोज सोच के बिलीव को स्ट्रॉन्ग कर करके डिज़ायर को बड़ा कर रहा था। डिज़ायर को ख़त्म नहीं कर रहा था, डिज़ायर को बड़ा कर रहा था। लेकिन एक बात मिसिंग थी, कल्पना। अब वो फाइनली क्या हुआ, एक दिन अपने घर पर वो बैठा था, और बैठने के बाद वो सोचने लगा कि मैं 2 साल से सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कॉलेज खोलता, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। फाइनली जो व्यक्ति थे गनसोलस, उन्होंने क्या किया, अपने डिज़ायर को पेपर पे लिखा, अपने डिज़ायर को पेपर पर लिखा, और पेपर पे लिखने के बाद एक फिक्स्ड डेट डाला, और उसके लिए वो क्या करना चाहता वो सारी बातें लिखा। मतलब 6 पॉइंट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया और मीडिया को बुलाया। मीडिया को बुला के वो अनाउंस कर दिया कि कल मैं एक सेमिनार करूंगा, एक स्पीच दूंगा, और इस सेमिनार का हेडिंग होगा, अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं डैश 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 करता। बात फैल गई, अगले दिन सेमिनार होना था। अब ये तैयारी में लग गए, अपनी इमेजिनेशन को इन्होंने बढ़ा दिया कि मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसा बोलूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। अब $10 लाख उसे मिल गया है, ऐसा वह महसूस करने लगे, और फाइनली कल वो स्पीच देने के लिए गए। अब जब वो स्पीच देने के लिए गए तो उन्होंने जो डायरी लिखी थी, जो किस तरीके से स्पीच देना है, वो डायरी घर पर भूल गए। अब वो बिना देखे हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा स्पीच दिए, अपनी कल्पना से जो भी बातें वो मन में सोचता था वो सारी बातें बोल दिया। बोलकर वो कुर्सी में बैठ गए, और फिर एक व्यक्ति तीसरे रो से निकल कर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर गनसोलस, मुझे यकीन है कि अगर आपके पास में $10 लाख होंगे तो आप वो काम करेंगे जो आपने अभी कहा है। मैं आपको $10 लाख दे सकता हूं, बशर्ते आप मेरे ऑफिस में कल सुबह आ जाइए। फाइनली मिस्टर गनसोलस ऑफिस में गए और $10 लाख लाकर इंस्टीट्यूट बनाने की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने रखा आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब उस इंस्टीट्यूट का नाम बदल गया, उसका नाम है इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप गूगल में देख सकते हो कि किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, गूगल में पूरा डिटेल मौजूद है। तो ये देखिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए
इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया और सिर्फ सोच रहा था, डिज़ायर इनका स्ट्रॉन्ग था। जैसे इन्होंने एक्शन लिया तो फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो बातें बुक में लिखी गई है प्रैक्टिकल बातें हैं। आगे बहुत सारे अभी प्रिंसिपल्स और भी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको उन प्रिंसिपल्स को समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, बुक पढ़ना बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत जबरदस्त बुक है। मैं तो आपको यही बोलूंगा, थिंक एंड ग्रो रिच ऐसी बुक है जिसको अपना आप ट्रैवल पार्टनर बना लीजिए, ट्रैवल पार्टनर बना लीजिए। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार 5 बार देखिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में ले लीजिए। हिंदी में इसको सोचिए और अमीर बनिए कहता है, इंग्लिश में इसको थिंक एंड ग्रो रिच कहा जाता है। बड़ी प्यारी किताब है, ऐसी किताब है पढ़ने के बाद आपका माइंड सेट एकदम फिक्स हो जाएगा। देखिए, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। अमीरों की तरह सोचेंगे तो अमीरों की तरह एक्ट करेंगे, और सोच ही नहीं पाएंगे तो एक्ट नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं बताया, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है, आपका गोल क्या है। 6 बातें आप लिख दो। आपका गोल क्या है, कब तक आप पाओगे, आपका गोल क्या है, कब तक आप पाओगे, और उसके लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन दोगे, आप कमेंट पे जरूर लिखिए। मैं भी बता रहा हूं, मेरा भी गोल है 1 साल के अंदर कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से करवा दीजिए। इसके लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार है। बीच बीच में वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि अभी नया थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के सामने आया है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैंने भी अपना डिजायर को बहुत स्ट्रांग कर लिया है। 1 साल के अंदर कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर गेन करूंगा, अपने परिवार को बड़ा करूंगा, और इसके लिए जितना हो सके मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाऊंगा और अपने डिजायर को और स्ट्रांग करते जाऊंगा। आप भी अपने डिजायर को, अपने गोल को कमेंट कीजिए, क्या आप चाहते हो और क्या उसके लिए दोगे और कब तक आप हासिल करोगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद। हर कोई अपने करियर की शुरुआत इस उम्मीद के साथ करता है कि आज नहीं तो कल उसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सफल हो पाते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे के रीजंस क्या है? चलिए आइए, आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे रीजंस जिनकी मदद से हम लोग असफल होने से बच सकते हैं और पहले ही तैयारी कर सकते हैं सफल होने का। क्योंकि जो लोग पास्ट में गलतियां करें उनसे सीखना बहुत बड़ी अक्लमंदी है। तो चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको हर रीज़न को समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ स्टोरीज़ की मदद से। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो का कंटेंट मैंने दुनिया की बेस्ट 3 बुक्स में से लिया है, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड एंड पुअर डैड और यू कैन विन बुक। ये तीनों बुक्स ऐसी है जो दुनिया की बेस्ट बुक्स में से एक है। तो चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीज़न नंबर 1, लक्ष्य का ना होना या गोल का ना होना। मतलब वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है जिसकी लाइफ में कोई गोल ना हो। इसलिए यहाँ पर एक सिंपल सा रूल अप्लाई होता है, नो गोल नो सक्सेस। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में गोल बनाना पड़ेगा और उस गोल को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ, कई बार सेमिनार में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर हमें कहते हैं कि सर हम अपने लाइफ में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ गवर्नमेंट जॉब में किस वर्क में आप जाना चाहते हो? तो बोलता है नहीं सर वर्क का तो पता नहीं, बस मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ उसको कि टीचिंग में जाना चाहते हो या पुलिस बनना चाहते हो आप, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, या आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो। बोलता नहीं सर ये सब तो नहीं पता हमको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका गोल जो है वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। बस वो अपने पढ़ाई कर रहा है और उसको कुछ भी मिलेगा वो हासिल कर लेगा, ले लेगा और पूरी ज़िंदगी अपना लगाकर वो खुश रहेगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि सफलता कहाँ से मिलेगी। ऐसे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से भी मिला हूँ और सेमिनार में कई बार एम्प्लॉयज़ से हमारी मुलाकात होती है, और कई बार इंटरव्यू लेते समय भी मैंने एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट और उसके जवाब देने के तरीके से इस बात को समझा
कि वो लाइफ में अपना प्रॉपर गोल नहीं बना पाते हैं। अगर 25,000 की सैलरी में वो काम स्टार्ट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही, तो उसका कोई 5 इयर्स या 10 इयर्स प्लान नहीं होता है। बस वो वेट करता है कि किसी दूसरी कंपनी से कॉल आ जाए उसके पास में, 30,000 का मतलब 5,000 हाइक मिल जाए उसको, तो वो एक पहली कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है। तो अब मैं समझ जाता हूँ कि इसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। इसी बात को थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल सर बोलते हैं कि 98% लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता है। उससे आप पूछोगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो बता देगा आपको कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मेरे को घर खरीदना है बड़ा सा, मेरे को गाड़ियाँ खरीदनी है, मेरे को बहुत फेमस होना है, आइडेंटिटी बनानी है अपनी। लेकिन आप जब उससे पूछोगे कैसे, तो इस कैसे का जवाब उसके पास में बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है, आप अपने गोल को एक बार डिफाइन कर दीजिए, गोल को पूरा करने के लिए, गोल को पाने के लिए आप कौन कौन सा स्टेप्स लेंगे, तो उनके पास में उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इससे यह पता चलता है कि 98% जो लोग होते हैं वो बिना गोल का जीवन अपना जीते हैं, और जिनके जीवन में गोल नहीं है तो उनके जीवन में कोई भी सफलता की उम्मीद किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर रूल क्या अप्लाई होता है, नो गोल नो सक्सेस। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो गोल बनाइए और उस गोल को डिफाइन कीजिए। आपके गोल लाइफ लॉन्ग गोल हो सकते हैं, आपके 5 ईयर के गोल हो सकते हैं, आपके 1 ईयर के गोल हो सकते हैं, आपके गोल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आप उन गोल्स को लिखिए और फिर आगे जो स्टेप बताऊंगा उसको आप फॉलो करते चले जाइए। मैंने जो चैनल है इसलिए तो बनाया है कि दुनिया की जो बेस्ट बुक्स है उसको पढूं और आपको आसान तरीके से समझाऊं और ख़ुद भी फॉलो करूं और आपको भी मोटिवेट करूं फॉलो करने के लिए। तो अपना गोल बनाइए और गोल के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। आप देखेंगे सक्सेसफुल होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो अपने लाइफ में गोल नहीं बनाते हैं। वो काम तो करते हैं लेकिन किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, उसका जो पर्पज़ होता है, जो गोल होता है, उसका वो क्लियर नहीं होता है। इसलिए वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचकर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। हमको और आपको कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है ना, तभी तो आप चैनल पे आके वीडियो अटेंड कर रहे हो और मैं बुक को बहुत ही गहराई से पढ़कर और अपने एक्सपीरियंस को उसमें शामिल कर आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है। तो चलिए आइए आज गोल बनाते हैं। कमेंट करके आप मुझे अपना गोल बताइए कि 1 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मैंने अपना गोल बना लिया है कि कम से कम 5 लाख लोगों का परिवार हम बनाना चाहते हैं 1 साल के अंदर। चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और आप भी अपना गोल कमेंट करके हमें बताइए। तो ये मैंने आपको एक मेन रीजन बताया असफल होने का। रीजन नंबर 2, लाइफ में मेंटोर का ना होना, मतलब लाइफ में मार्गदर्शक का ना होना। मार्गदर्शक कौन होता है इसको जरा समझिएगा ध्यान से। मार्गदर्शक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस सफर को तय कर चुका है जिस सफर में हम निकलना चाहते हैं या जिस सफर में हम जाना चाहते हैं। बात समझिएगा जरा ध्यान से आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। मान ले मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, तो मेरा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? एक सफल बिजनेसमैन जिन्होंने कभी बिजनेस किया हो या बिजनेस कर रहा हो या जो बिजनेस अभी स्टार्ट कर दिया है लेकिन सफलता उसे नहीं मिली लेकिन वो फिर भी बिजनेस को कर रहा है। ठीक है, वह मेरा मार्गदर्शक हो सकता है। अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो हमारा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? एक सफल आईएएस ऑफिसर या फिर जिन्होंने आईएएस ऑफिसर की तैयारी बहुत बार की है लेकिन किसी कारणवश उसे सफलता नहीं मिली तो वो भी हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमको एक बढ़िया डॉक्टर बनना है तो हमारा मार्गदर्शक एक बढ़िया डॉक्टर हो सकता है। लॉयर बढ़िया बनना तो हमारा मार्गदर्शक एक सफल लॉयर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, मार्गदर्शक चुनाव करने की जगह एडवाइज़र को चुन लेते हैं। एडवाइज़र का मतलब क्या होता है कि रॉन्ग पर्सन से हम एडवाइस ले लेते हैं। जैसे मुझे बिजनेस करना है तो मैं अपने चाचा जी के पास गया जो कि नौकरी करता है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब मैंने उनसे बोला कि बिज़नेस कैसे करना है, तो वो मुझे बिज़नेस का ज्ञान दे दिया। मैं उनके ज्ञान को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बिना सोचे समझे हुए कि क्या मेरे चाचा ने कभी बिज़नेस किया है। उनको बिज़नेस का बी भी नहीं पता, लेकिन वो हमको ज्ञान दे दिया और हमने उनके ज्ञान को फॉलो कर दिया। तो डेफिनेटली हमें असफलता मिलेगी। लाइफ में मेंटर नहीं होगा ना जिसका पक्का
पक्का असफल होगा, 100% असफल होगा, 1000% असफल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेंटर कौन होता है? वह इंसान जो उस सफर को तय कर चुका है या उस सफर पर चल रहा है, जिस सफर पर हम जाना चाहते हैं, वो हमारा मेंटर हो सकता है। अब मेंटर बनेगा कैसे? देखिए, बहुत सारे मेंटर आपको जीवित भी मिल सकते हैं, अपने आसपास मोहल्ले में, शहर में आप देखिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मेंटोर भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी किताबें पढ़कर हम लोगों को बातें समझ में आती है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी मेंटोर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जो लोग असफल होते हैं ना, उसके लाइफ में मेंटोर नहीं होता है। अब देखिए, जिसके लाइफ में मेंटोर नहीं होता तो उसे कितनी दिक्कतें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले उसका टाइम बहुत खराब होता है। मान लो वो एक सफ़र पे निकलता है, मान लेते हैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है। अब वो बिजनेस में बहुत सारी गलतियाँ कर देगा, फिर उन गलतियों को सुधारेगा, फिर वो वापस उसको फिर से करेगा, तो सोचिए उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसका पैसा कितना बर्बाद होगा। अगर वहीं उसको एक मेंटोर मिल गया जिसने कभी बिजनेस को किया है, तो बता देगा बेटा ऐसा करेगा तो तुझे लॉस हो जाएगा, तो आप देखो उस लॉस को होने से बचा सकते हो। मेंटोर का लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, इसलिए मेंटोर लाइफ में होना चाहिए। आपके बिजनेस मेंटोर, आपके स्पिरिचुअल मेंटोर होना ही चाहिए लाइफ में, ठीक है। किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हो, बिना मेंटोर के आप बिल्कुल मूव मत कीजिए, वरना आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका जोश और जुनून सब कुछ खराब होगा। और जो काम, जो सफलता आप 1 साल में हासिल कर सकते थे, उस सफलता को हासिल करने में 20-20 साल लग जाते हैं बिना मेंटोर का। जब व्यक्ति चलता है तो हमारे पास में बिल्कुल इतना समय नहीं है कि हम गलती करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना, जो मेंटोर के साथ चल रहा है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुका होगा और हम वहीं के वहीं रह लेंगे अपनी गलतियों को सुधारते हुए। तो जो लोग असफल होते हैं उनके लाइफ में मेंटोर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपका मेंटोर कौन है। और हाँ, एक बात को ध्यान याद रख लीजिएगा, आप यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जोश में आके मेंटोर ना बना लीजिएगा। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो आपको समझते हैं, आपको सोल्यूशन देते हैं, ऐसे लोग ही आपके मेंटोर बन सकते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मोटिवेट आपको करके जा रहे हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर, एडवाइजर और मेंटोर, इनमें बहुत अंतर होता है। इसलिए मेंटोर मतलब वह इंसान जो या तो सफल हो चुके हैं या सफलता की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जब लोग सफल होते हैं या सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर उनको हमने अपना मेंटोर बना लिया तो बहुत सारी गलतियों को हम करने से बच जाएंगे। हमारा बहुत पैसा, बहुत टाइम और बहुत एनर्जी बच सकती है। रीज़न नंबर 3, रिस्क नहीं लेना। मतलब वह इंसान जो असफल होते हैं कभी भी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क का ना लेना उनके असफलता के मेन कारणों में से एक होता है। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आप लाइफ में सीखोगे कैसे? जब तक आप गिरोगे नहीं एक आध बार तो चलना कैसे सीखोगे, दौड़ना कैसे सीखोगे? अरे भैया, हम जो साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर भी हम तो रिस्क लेते हैं ना। बाइक चलाते हैं वहाँ पर भी रिस्क है, कार चलाते हैं वहाँ पर भी रिस्क है, हर जगह रिस्क ही रिस्क है। कम से कम हम लोग को सीखना तो पड़ेगा ना कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। लेकिन जो फेलियर लोग होते हैं वो रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं, वो रिस्क लेते ही नहीं है। वो मैनेज करना नहीं सीखते हैं, रिस्क लेते ही नहीं है, वो बचकर निकल जाते हैं, जिस वजह से लाइफ में उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। रिस्क का ना लेना असफलता के मेन कारणों में से एक होता है। कुछ लोग तो इसको जुआ से तुलना कर देते हैं कि रिस्क का मतलब जुआ होता है। भैया, रिस्क का मतलब जुआ नहीं होता है। जुआ का मतलब होता है कि वे ऐसा काम जो बिना कैलकुलेशन के आप करते हो उसको आप जुआ कह सकते हो। लेकिन जब कैलकुलेशन के किसी काम को आप करते हो तो उसको आप कैलकुलेटेड रिस्क के कैटेगरी में रख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी आती है और आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको संभल कर चलाना है। आप गाड़ी को चलाना जानते हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाने आती नहीं है और वो हाईवे में पहुंच गया, गाड़ी वहां चला रहा, तो एक्सीडेंट के चांसेस उसके क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से बिजनेस के क्षेत्र में भी है, ठीक इसी तरीके से शेयर्स मार्केट के क्षेत्र में भी है, हर जगह है। अगर आप कैलकुलेशन के साथ किसी भी काम को करते हो तो वहां पर रिस्क जो होता है बहुत कम हो जाता है। लेकिन विदाउट कैलकुलेशन अगर आप किसी काम को करते हो तो डेफिनेटली वहां पर जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क से भागना
अक्लमंदी नहीं है। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए लर्निंग करना बहुत बड़ी बात होती है, जो फेलियर लोग नहीं करते हैं। एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा, बड़ी प्यारी स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति एक किसान से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या इस साल आपने गेहूं की खेती की? तो किसान उसको जवाब देता है, नहीं मैंने गेहूं की खेती नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि क्या पता इस बार बारिश ना हो। फिर वो व्यक्ति किसान से पूछता है, क्या आपने इस बार मक्के की खेती की? तो किसान बोलता है, नहीं मैंने मक्के की खेती भी नहीं की, क्योंकि डर था कि क्या पता मक्के को कीड़े मकोड़े खा जाए। फिर वो व्यक्ति पूछता, तो फिर इस साल आपने क्या बोया और क्या काटा? तो जो किसान था वो कहता है कि मैंने इस साल ना तो कुछ बोया और ना तो कुछ काटा, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। आप खुद ही सोच लीजिए इस बात को, क्या वो किसान खेती नहीं करके कोई अच्छा काम किया? बिल्कुल भी नहीं किया। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब उनको डर था कि कीड़े मकोड़े उनके मक्के को खा जाएंगे, नहीं खाएगा। बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, आप छिड़काव करके कर सकते थे। तो ऐसे ही हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे फेलियर लोगों के माइंडसेट को, जो कभी रिस्क ही नहीं लेता। 20,000 रुपये महीने की नौकरी अगर एक कंपनी में उसकी लग गई तो उसी कंपनी में अपना 15 साल लगा देगा, ना तो रिस्क लेगा कि आगे बढ़ने का और ना थोड़ा हाथ पैर चलाएगा, कुछ नहीं करेगा, बस बैठ गया था पक्के। अब एक आदमी दुकान खोल लिया, अब भाई दुकान में पूंजी लगानी है तो वो रिस्क ही नहीं लेना चाहेगा, बोलेगा यार पूंजी तो लगा दूँ और ग्राहक नहीं आएगा तो क्या होगा। ठीक इसी तरीके से एक आदमी को आप बड़े लेवल पे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बोलोगे, नहीं जी हमसे तो नहीं होने वाला, हम छोटे लेवल पर ही ठीक है, क्या पता उसमें ना हो और मेरा एज भी ख़त्म हो जाए। अरे भैया रिस्क नहीं लोगे तो फेलियर का सामना तो करना पड़ेगा। इसलिए रिस्क को फेलियर के मेन रीज़न में से एक माना जाता है। तो हमको और आपको यहाँ पर यह बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोगों को लाइफ में रिस्क जरूर लेना है, कैलकुलेशन के साथ। शुरुआत में हम लोगों को भैया पड़ेगा, धड़ाम से पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एक बिजनेस फेल होगा, इसको माइंड में अभी आप सेव कर लो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ आपका अमाउंट जो है बेकार होगा, अमाउंट आपका बर्न होगा, लेकिन सीखोगे बहुत कुछ, ठीक है। इसलिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। रिस्क लीजिए और धक्का खाइए और सीखिए। थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर उससे सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रीज़न नंबर 4। ज़्यादा इमोशनल होना, मतलब वह लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अब इमोशनल होने का मतलब क्या होता है? बात बात में गुस्सा हो जाना, बात बात में नाराज़ हो जाना, तुनक मिजाजी वाला एटीट्यूड होना, बॉस ने अगर डांट दिया तो मुंह फुला के कोने में बैठ जाना, काम ढंग से नहीं करना, बॉस की बुराई स्टार्ट कर देना। तो ये एटीट्यूड बहुत ही खतरनाक होता है। इमोशनल एटीट्यूड वाला इंसान ना तो पर्सनल लाइफ में और ना प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही जगह पे वो फेलियर है। पर्सनल लाइफ में भी उसको कोई पसंद नहीं करेगा। कोई ऐसा इंसान को कभी पसंद थोड़ी ना करेगा जो बात बात में नाराज़ हो जाना, तुनक मिजाजी हो जाना, चिल्लाकर बात कर लेना, बात बात में गुस्सा हो जाना, मुंह फुलाकर कोने में बैठ जाना। तो ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? ठीक प्रोफेशनल लेवल पर भी ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। 10 लोग आपस में काम कर रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, 2 मिनट में उसको बुरा लग गया, तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। अगर बॉस ने कभी डांट दिया कस के तो रेजिग्नेशन लेटर साइन किया, अब भैया मैं कल से ड्यूटी नहीं आऊँगा। अगर काम कर रहा है और किसी ने उस काम करते समय उसको कुछ बोल दिया तो काम छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे इमोशनल लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, ना तो पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। ना तो पैसे बना पाएगा, ना नेटवर्क बना पाएगा और ना लीडरशिप स्किल बिल्ड कर पाएगा अपना। इसलिए इमोशनल एटीट्यूड का होना बहुत ही खतरनाक होता है करियर के लिए। तो देखिएगा बहुत सारे जो अनसक्सेसफुल लोग आपको मिलेंगे, बड़े इमोशनल टाइप का होता है और 2 मिनट में गुस्सा हो जाएगा, 2 मिनट में बुरा मान जाएगा, 2 मिनट में लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएगा। पेशेंस बहुत कम होता है उनमें। तो ये असफलता के मेन कारणों में से एक है। अब समझिए रीजन नंबर 5, गरीबी या पूंजी की कमी। मतलब क्या होता है इसका? देखिए कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी करियर स्टार्ट करता है जिसमें पूंजी इन्वॉल्व है, तो एक ना एक बार फेल होने के बाद उसको वापस पूंजी की जरूरत पड़ती है।
अब देखिए मिडिल क्लास लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या करियर की शुरुआत करता है जहां पर पूंजी इन्वॉल्व है, तो फेल होने के बाद खड़े होने के लिए उसको वापस पूंजी की जरूरत पड़ती है, और उस समय उसको पूंजी जब नहीं मिलता है तो जल्दी खड़े नहीं हो पाता है। एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो खड़े नहीं हो पाता है, क्योंकि जब इंसान फेल होता है तो उसका साथ सब छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, कोई साथ नहीं देता। बैंक तो आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। बैंक आपका साथ तब देगा जब आप खड़े हो, आप चल रहे हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तब बैंक बोलेगा आपको हमसे पैसा ले लो। जब आप डूब चुके हो, वापस खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या पर्सनल लेवल पर जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली फेल हो गई होगी। तो असफलता का मेन रीजन में से एक यह भी है कि पूंजी का ना होना सही समय पर। एक बार जब व्यक्ति फेल हो जाता है, उस समय अगर उसको पूंजी ना मिले तो वो धड़ाम से गिरता है, फिर वो जल्दी खड़े नहीं हो पाता है। अपने दम पे कितना खड़ा हो लेगा, सपोर्ट चाहिए उसको। अब वो थोड़ा थोड़ा करके खड़े हो रहा, पीछे से उसका कंपटीशन आया, बहुत तेजी से आगे निकल गया, तो वो धड़ाम से फेल होगा और वो असफल हो जाएगा। इसलिए पूंजी का ना होना असफलता के मेन रीजंस में से एक है। इसकी वजह से बहुत सारा जो दिमाग है वो मरता जा रहा है, बहुत सारा माइंड बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पूंजी है नहीं। वो फेलियर होता, फेलियर होकर फिर बैठ जाता है, क्या करेगा, कैसे खड़े होगा। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से जो लोग होते हैं एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब समझिए रीज़न नंबर 6, विरासत में मिली संपत्तियाँ। अब देखिए बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको विरासत में संपत्तियाँ मिलती है, मतलब खानदानी दौलत मिलती है। उसमें से बहुत कम लोग होते हैं कि उस दौलत का सही यूज़ करते हैं, बाकी लोग उस दौलत का गलत तरीके से यूज़ करते हैं और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि वो जो दौलत उसे मिलती है वो ख़ानदानी दौलत होती है, अपने दम पे नहीं कमाते हैं। और जब अपने दम पे लोग वेल्थ नहीं बनाएंगे, दौलत नहीं बनाएंगे, तो उस दौलत की वो इज्जत कभी नहीं करेंगे। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जिसको ख़ानदानी दौलत बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, अपनी ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर लिया। अब समझिए रीज़न नंबर 7, नो अपडेशन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जब टाइम बदल रहा है तो लोगों को भी बदलना पड़ेगा। और जो असफल लोग होते हैं वो अपने आप को कभी नहीं बदलते हैं, वो हर मौसम में एक जैसा ही रहते हैं। मतलब कहने का क्या है, देखिए मतलब समझाता हूँ मैं आपको। चाहे लॉकडाउन लग जाए, कंपनी की स्थिति खराब हो जाए, कंपनी की स्थिति बेहतर हो जाए, कंपनी में ज़्यादा ग्राहक आए या कंपनी में कम ग्राहक आए, उसका मालिक अगर एक जैसा ही रहेगा, मैनेजर अगर एक जैसा ही रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा नहीं, तो पक्का फेल होगा। तो ऐसे आप समझिए कि कोई इंप्लॉय है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं 10 से 12 घंटा रोज ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली फेल होगा। आप जितने भी फेलियर से मिलोगे, आप देखना कि उसमें अपडेशन की कमी आपको मिलेगी ही मिलेगी। वे मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदला, चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो 45 साल के हो गए हैं, आज भी 20-20 हज़ार रुपये महीने में नौकरी कर रहे हैं एक एक कंपनी में, 7-7 साल से, 10-10 साल से। कारण क्या है? उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदला। एक मैं आपको जिंदा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे ऑफिस का। एक बार हमें एक मैनेजर की ज़रूरत थी, तो एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू ले रहा था। लगभग एज उसकी 45 के आसपास थी और 15 साल का उनको अनुभव था। इंटरव्यू लेने के दौरान हमने पाया कि वो अपने आप को कभी अपडेट किए ही नहीं थे, मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता उनको, बस एक रूटीन वर्क में फंस के वो रह गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर फिर आपको सर किस चीज़ का अनुभव है? मैंने बोला सर सेल्स बताओ, मार्केटिंग बताओ, सर थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताओ, और थोड़ा सा मार्केट में हमारे कुछ कंपटीशन के बारे में बताओ। उनके पास में एक भी आंसर नहीं था। तो मैंने बोला सर कुछ स्किल आपने अपग्रेड किया अपना? कुछ नहीं। तो मैंने बोला क्या आपको टाइम पर सैलरी मिलती थी? बोला हाँ जी सैलरी टाइम पर मिलती थी। तो फिर आपको नौकरी से मतलब आप फिर नौकरी क्यों तलाश कर रहे हैं? तो बोला कि सर क्या बताऊँ, वो कंपनी बंद हो गई जहाँ पर मैं पहले से काम करता था। अब आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति को कौन देगा नौकरी। तो फिर हमने उनको बड़े प्रेम से कहा कि ठीक है हम आपको आपस में मिला लेंगे, फिर आपको कॉल करके बुला लेंगे। हमने कभी नहीं बुलाया क्योंकि हमें पता है वो हमारी जो क्राइटेरिया है, जो हमारी नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको कभी मीट कर ही नहीं पाएगा वो।
अब स्टार्टअप में काम करना आप समझ पा रहे हो, दिन रात एक करने वाले लोग चाहिए होता है स्टार्टअप में काम करने के लिए। तो आप सोचिए कि वो जो सर थे जो 45 एज जिसकी एज थे उसको नौकरी कहाँ मिलने वाली है, बहुत कम ही लोग नौकरी दे पाएगा। ये होता है अपडेशन नहीं करने का नतीजा। अगर कोई अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो वो पक्का असफल होगा और उसको लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर तेज़ी से बदल रहा है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न नंबर 8, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास। सबसे पहले ये दोनों वर्ड्स को आप समझिए। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है पास्ट के किसी इंसिडेंट को आधार मानकर प्रेजेंट और फ्यूचर में एक्ट करना। ठीक है, जैसे मेरे दादाजी बिजनेस किए थे वो सफल हो गए इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, या मेरे दादाजी बिजनेस किए थे वो फेल हो गए इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। मतलब पास्ट में कुछ हैपनिंग हुआ था उसके आधार पे हम या तो कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे कहेंगे पूर्वाग्रह। बहुत खतरनाक एटीट्यूड होता है। जो लोग असफल होते हैं उसका माइंडसेट में आप चेक कीजिएगा जाके, पूर्वाग्रह मिलेगा ही मिलेगा आपको। वो तर्क देगा दादाजी ने ऐसा किया था, असफल हुए थे इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तेरे दादाजी ने भी ऐसा किया था, तू भी करेगा तू भी असफल होगा। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। और उसके बाद अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब तो ये होता है कि किसी पे भी अंधा विश्वास कर लेना बिना लॉजिक लगाए हुए। बात समझ में आ रही है आपको? तो अंधविश्वास वाला एटीट्यूड अगर किसी का बन जाता है तो समझ जाओ कि उसका करियर, उसका भविष्य सब कुछ खतरे में है, क्योंकि वो बिना लॉजिक लगाए हुए किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी चीज पर वो बिलीव कर लेता है। अगर उसको कोई विश्वासी आदमी यह कह दे कि तेरा कान कौवा लेके भाग गया है तो कौवा को पकड़ेगा ना कि अपना कान देखेगा। ये अंधविश्वासी लोगों का हाल होता है। आप जितने भी असफल लोगों से मिलेंगे उसका एटीट्यूड आपको या तो पूर्वाग्रह वाला मिलेगा या अंधविश्वास वाला मिलेगा। आप कभी मिलिएगा और बातचीत करके ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए अब मैं आपको रीज़न नंबर 9 बताता हूँ। इनटॉलरेंस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका एटीट्यूड अस्वीकार करने का बन गया हो किसी भी दूसरे व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि वो उससे डिफरेंट है, जाति आधार पर, वैचारिक आधार पर, या कास्ट के आधार पर, या फाइनेंशियल आधार पर। और उसको जब वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में इनटॉलरेंस वाला एटीट्यूड बिल्ड हो गया है। ये असफलता का एक मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इनटॉलरेंस वाला एटीट्यूड है, वह स्वीकार नहीं कर पा रहा है अदर विचारधारा को, मतलब दूसरे विचारधारा को या दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे कास्ट को, किसी भी आधार पर, तो आप समझ जाइए वो व्यक्ति सोसाइटी में तालमेल कभी भी नहीं बैठा पाएगा, उसका फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा और प्रोडक्टिविटी गिरेगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों से आपकी जब भी कभी मुलाकात होगी तो वो देखेंगे किसी विचारधारा से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बहुत ज़्यादा नफरत करता है, किसी धर्म से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता हुआ आपको मिलेगा, किसी जात से बहुत ज़्यादा नफरत करता हुआ मिलेगा। तो ऐसे लोग कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर लाइफ में सफल होना है तो हमें माइंड को बहुत ही बैलेंस करना पड़ेगा और टॉलरेंस वाला एटीट्यूड हमें अपने माइंडसेट में बिल्ड करना पड़ेगा कि हमको सब कुछ स्वीकार्य है। चाहे कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता हो, सपोर्ट करता हो, भाई कोई दिक्कत नहीं, आओ साथ में मिलकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, तेरे विचारधारा को मैं भले ही पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन तुझसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का लोग हो, उसके साथ में मिलजुल कर जब आप काम करते हो तो इसका मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो टॉलरेंस वाला एटीट्यूड है। लेकिन जब आप फेलियर लोगों को देखोगे तो बहुत सारे लोग इस आधार पे फेल हो जाते हैं कि उनका एटीट्यूड इनटॉलरेंस वाला बन जाता है। वो दूसरे कम्युनिटी को किसी भी आधार पर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, चाहे फाइनेंशियल बेसिस हो या फिर जात के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, विचारधारा के आधार पे हो। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बताता हूँ मैं रीज़न नंबर 10 के बारे में। सबसे खतरनाक रीज़न असफलता के लिए, सबसे खतरनाक रीज़न होता है असफलता का बैड हैबिट्स में फंस जाना। मतलब लोगों के अंदर में स्किल रहने के बावजूद, टैलेंट रहने के बावजूद, गोल रहने के बावजूद अगर वो बैड हैबिट्स में फंस जाए तो उसका लाइफ पक्का कोलैप्स करेगा, करियर पक्का कोलैप्स करेगा। बैड हैबिट्स में क्या शामिल होता है? सबसे पहले समझिए डिसिप्लिन ना होना। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि खुद को किसी प्रिंसिपल से बांध लेना। ठीक है,
अब ठीक है, मेरे को समय पे खाना खाना है, समय पर सोना है, समय पर जागना है, समय पर एक्सरसाइज करना है, अपने मेडिटेशन का ख्याल रखना है, अपने स्पिरिचुअल लेवल पर डेवलप करना है, रीडिंग हैबिट्स बिल्ड करनी है। तो जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, फेलियर लोग होते हैं, उनकी हैबिट बहुत ख़राब होती है, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। कभी भी सोएगा, कभी भी जागेगा, कभी भी खाएगा, एक्सरसाइज कभी करेगा नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे अपना डेवलपमेंट कभी करेगा नहीं, रीडिंग करेगा नहीं, तो क्या होगा, हेल्थ इशू और माइंड इशूज़ के साथ में हमेशा बनी रहेगी। दूसरी आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन का। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टाल मटोल की आदत का बिल्ड हो जाना। मतलब कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ क्या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो फेल हुए हैं, तो आप उनके अंदर में चेक करोगे टाल मटोल की आदत उनकी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वो हर चीज़ को टालते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीना बाद करेंगे, मंडे को करेंगे। उनको कुछ भी नया स्टार्ट करना होगा तो वो सोचते रह जाएंगे लेकिन स्टार्ट नहीं करेंगे। मान ले छोटे लेवल पे मैं आपको बताऊं कि कोई कोर्स स्टार्ट करना हो, मान लेते हैं माइंड सेट को डेवलप करने के लिए या स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, तो 2 चीज़ मैंने देखा लोगों का जो बातचीत से मैंने समझा। एक तो मंडे, दूसरा 1 तारीख, दिवाली के बाद, होली के बाद, ईद के बाद एडमिशन लेगा वो, फिर कोर्स स्टार्ट करेगा, ठीक है। और कभी समय उसका नहीं आता है, कभी दिवाली के बाद उसका समय नहीं आता, कभी ईद के बाद उसका समय नहीं आता, कभी वनडे नहीं आता और कभी 1 तारीख नहीं आता है, और वो कभी लर्निंग नहीं कर पाता है, और फिर लर्निंग नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी धड़ाम से नीचे गिरती है। ऐसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो सोचते रह जाएगा, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। एक दिन उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल के किसी और के पास चली जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो फेलियर लोगों का तो दोस्त होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब फेलियर मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, फेलियर मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब एक टाल मटोल की जो आदत होती है। फेलियर का मतलब ही यही होता है, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। जितने भी लोग फेलियर आपको मिलेंगे, टाल मटोल की उसकी जो आदत होती है वो बनी रहती है। उसका तीसरा आजकल जो देखा जा रहा है बैड हैबिट्स में, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अननेसेसरली मोबाइल ले लेगा, ऐसे करेगा। देखो ये चल रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, उधर शॉर्ट्स आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उसका दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा क्या असर पड़ेगा, कुछ लेना देना नहीं, बस दिमाग में डाले जा रहे हैं। खाली बैठा हुआ है, अगर मान ले, मैंने देखा बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, वो कॉल कस्टमर को नहीं करेगा, मोबाइल खोल लेगा, अब उसका स्टेटस देखना स्टार्ट कर देगा। अरे क्या करेगा, जिंदगी बर्बाद हो रही है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, कोई बचाने नहीं आएगा तुझे। तो सोशल मीडिया का जब मिसयूज बहुत ज़्यादा लोग करता है तो उसका टाइम खराब होता है, आँख खराब होता है, दिमाग खराब होता है, हेल्थ खराब होती है, नींद खराब होती है, तो पक्का करियर तो खराब होगा ही होगा। और एक जो पॉइंट बैड हैबिट्स में वो है सेक्स पावर का, सेक्सुअल पावर का मिसयूज करना। बहुत सारे लोग जो है सेक्सुअल पावर का सही से यूज़ करना नहीं जानते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल सर बताते हैं कि सेक्सुअल पावर का अगर कोई सही तरीके से यूज़ कर ले तो वो जीनियस बन सकता है। आगे वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब जो सेक्सुअल पावर को कोई यूज़ करके इंटेलिजेंट कैसे बन सकता है और उन चीज़ों को कैसे अचीव कर सकता है जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है। आई होप कि ये 10 के 10 रीजन्स आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि अपना गोल आप कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्तों को यह बात समझ में आ जाए कि फेलियर के कौन कौन से रीजन्स होते हैं और टाइम रहते हुए वे इन रीजन्स को समझकर ऐसे एक्ट ना करें। अब आपको सफल होना है तो आप इन रीजन्स को समझिए और सही तरीके से आप अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइफ में अगर गोल नहीं है तो गोल बना लीजिए, मेंटोर नहीं है तो मेंटोर बना लीजिए। उसके बाद अपना टाल मटोल की आदत को छोड़ दीजिए, अच्छी हैबिट डेवलप कर लीजिए, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास वाले एटीट्यूड को ख़त्म कीजिए। अगर घर से बाबूजी मतलब खानदानी दौलत कुछ मिली है तो उसकी इज्जत कीजिए। अगर आप इमोशनल है तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को आप काबू पर रखिए। और अगर आप मतलब छोटे गरीब फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो तो थोड़ी थोड़ी पूंजी लगा के बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए। एक साथ ज़्यादा पूंजी मत लगाइएगा वरना गिरने के बाद आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, कमेंट करके आप अपना गोल जरूर बताइए हमें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पार्ट 3 में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।
आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल बनाने से लेकर उस गोल को हासिल करने के वे सारे तरीके जिन्हें नेपोलियन हिल सर ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए ताकि आपने लाइफ में जो भी गोल बनाया हो उसे हासिल करने में यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करे। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चाहे गोल शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या लाइफ लॉन्ग हो, हमें अपने गोल को हासिल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लेना पड़ता है वो है प्लानिंग। बाकी के सारे स्टेप्स जो है प्लानिंग के बाद आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको आगे के सारे स्टेप्स के बारे में समझाऊँगा बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप प्लानिंग के बाद के सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके फॉलो करके अपने गोल को हासिल कर सको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्लानिंग के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से प्लानिंग के बाद के जो सारे स्टेप्स हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि इन स्टेप्स को आप फॉलो करके आपने जो भी गोल बनाया उसको आप हासिल कर सको। देखिए, प्लानिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नेपोलियन हिल सर बोलते हैं कि आपको प्लानिंग करते समय यह बात को ध्यान में रखना है कि आपने जो गोल बनाया उस गोल को हासिल करने में कितने लोगों की आपको जरूरत है। मतलब आपको कोर टीम कितने लोगों का बनाना है। कोर टीम का मतलब ये होता है आपके पास कम से कम 2, 4, 5 लोग तो ऐसे हो जो सद्भावना से आपकी हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके उस गोल को हासिल करने में। ठीक है, तो आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है उन लोगों के साथ मिलकर जो लोग सद्भावना से आपके साथ जुड़े और आपको आपके गोल को हासिल करने में सपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो भी ये प्लान बनाना है वो फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सको टाइम टू टाइम। देखिए, जब भी आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या करियर की शुरुआत करते हो तो 1-2 बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है स्टार्टिंग स्टेज में। अब आपके पास में जो योजना है, जो प्लानिंग है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हो, उसमें नई बातें ऐड कर सकते हो या पुरानी बातों को हटा सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसमें बदलाव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, अपने स्किल से, अपने आइडिया से, अपने एक्सपर्टीज से, अपने एजुकेशन से। देखिए, एक बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है, जितने भी लोग गरीब से अमीर बने हैं उनमें से ज्यादातर लोग 2 चीजों को बेचकर बने हैं, या तो अपनी सर्विस को बेचे हैं या फिर अपने आइडिया को बेचे हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या बेचना है और हम जिस चीज को बेच रहे हैं, मतलब या तो हम आइडिया बेचेंगे या फिर हम अपनी सर्विस को बेचेंगे। तो जब हम आइडिया को बेचेंगे या सर्विस को बेचेंगे तो इससे कौन सी प्रॉब्लम मार्केट की सॉल्व हो रही है ये बात हमें पता होनी चाहिए। प्लानिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमारा मास्टरमाइंड ग्रुप और हमारा जो प्लानिंग हो वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, और हमें यह पता हो कि कौन सी सर्विस या कौन सा आइडिया हमें बेचना है और हमारे अंदर कौन कौन सी काबिलियत है जिसकी मदद से हम मार्केट की किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करोगे पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके। मान लेते हैं कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए कमाना है, ये आपने डिसाइड किया, आपने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर से हर महीने 5 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। ये आपको मान के चलना है कि आप गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ने के लिए ये गोल आपने बनाया है। यहाँ पर आपके सामने कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ किसी कंपनी में जॉब करके। ऑप्शन नंबर 2 कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाकर 5 लाख रुपए हर महीने कमाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप जॉब ज्वाइन करके 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाओगे और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बिजनेस वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 5 लाख रुपया हर महीने कमाना है और नेक्स्ट ईयर से, जिसके लिए आप किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा
कि आप किस कंपनी में जॉब करना चाहते हो। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए अपना, आप जिस भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो और जिस पोजीशन तक आप पहुंचना चाहते हो वो माइंड में सेट कर लीजिए और अपने योजना में इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है, कि आप मान लीजिए XYZ कोई भी कंपनी है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं और उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट या CEO आप बनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, ये आपको अपने योजना में शामिल करना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर एजुकेशन जो है कुछ भी हो सकती है, आप 10वीं पास हो सकते हो, 12वीं पास हो सकते हो, या आप ग्रेजुएट हो सकते हो, या आप MBA हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। एक बात को आपको हमेशा अपने माइंड में सेव रखना है और याद रखना है कि आपके पास में बेचने के लिए आपका या तो सर्विस है या फिर आइडिया है। ठीक है, चलिए आइए आगे का प्रक्रिया क्या मैं आपको बताता हूँ। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस कंपनी में जाना है, किस पोजीशन में जाना है और अपने सर्विस या आइडिया को बेचना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको रिज्यूमे बनाना है। ठीक है, रिज्यूमे बनाना है डिटेल में। सबसे पहले कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, जिस कंपनी में आपको जॉब ज्वाइन करना है उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कीजिए, डिटेल में पढ़िए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन लगा के उस कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़िए और वो कंपनी प्रेजेंट में कौन सी समस्या का सामना कर रही है, मतलब उस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, यह आप पता कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास में उस चैलेंज का क्या सॉल्यूशन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आप रिज्यूमे जो बना रहे हो, अपने रिज्यूमे में दोनों बातों को आप मेंशन करो डिटेल में कि मैं XYZ आपकी कंपनी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हूँ। ठीक है, इन बातों को अपने रिज्यूमे में आप डालिए, मेंशन कीजिए और रिज्यूमे रिलेवेंट व्यक्ति तक पहुंचाइए। रिलेवेंट का मतलब ये होता है उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो व्यक्ति आपको हायर कर सकता है। फिर से समझिए मेरी बात को, आपको कंपनी के बारे में डिटेल में रिसर्च करना है और कंपनी के चैलेंज का पता लगाना है, कंपनी की प्रॉब्लम का पता लगाना है और आपके अंदर जो स्किल है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका सामर्थ्य है, आप अपने स्किल, अपने कैपेसिटी और अपने एजुकेशन की मदद से कैसे उस कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इन बातों को आपको मेंशन करके अपने रिज्यूमे में आगे कंपनी को भेजना है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। खुद से रिज्यूमे नहीं बनाना है आपको, किसी प्रोफेशनल का आपको यहाँ पर सहारा लेना है, हेल्प लेना है अपने रिज्यूमे को बनाते समय में। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि रिज्यूमे में आपको डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद ही बातों को मेंशन करना है। ठीक है, और जितनी कंपनियों में आप रिज्यूमे अपना सेंड करोगे, हर कंपनियों का रिज्यूमे आपको अलग अलग तरह से बनाकर भेजना है। ठीक है, अब फाइनली आपकी एंट्री हो जाती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। मान लेते हैं कोई भी, आपने 2 4 10 कंपनियों में अपने रिज्यूमे को सेंड किया या किसी भी तरीके से व्यक्तिगत रूप से आपने वहां पर पहुंचाया, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी एक कंपनी में। मान लेते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड में आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको एंट्री मिल गई। एंट्री तो हमेशा छोटे लेवल पे मिलती है। अगर आप फ्रेशर हो तो एग्जीक्यूटिव, अगर आप थोड़ा सा कुछ काम जानते हो तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, और थोड़ा सा और काम जानते हो तो मैनेजर लेवल पे आपको नौकरी मिल गई। अब आप फाइनली एंटर कर गए उस कंपनी में, लेकिन आपके माइंड में तो इमेजिनेशन है मेरे को CEO बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना है और 5 लाख रुपए हर महीना कमाना है, ये तो आपके माइंड में है। ठीक है, आपको एंट्री मिल गई। एंट्री चाहे किसी भी लेवल से आपको मिला हो, आपको अपने माइंड में उस लेवल को हर समय सोचते रहना है जिस लेवल में आप पहुंचकर 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो। ठीक है, अब एंट्री मिलने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है। पहला काम, डेडिकेशन के साथ वर्क में जुट जाओ। कोई शर्म नहीं, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं, जैसा भी काम आराम से करो, खुशी खुशी करो, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉस से कभी पंगा नहीं करना, 9 से 7 वाला एटीट्यूड को अपना ख़त्म कर देना। 12 घंटा काम करने पड़े, 14 घंटा काम करना पड़े, 16 घंटा काम करना पड़े, सैटरडे को, संडे को, दिवाली वाले दिन, होली वाले दिन, ईद वाले दिन आपको काम करना पड़े, आप काम कीजिए। क्योंकि यहाँ से ये होगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना
एक अस्तित्व को बना रहे हैं और अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि आप एक उस ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत पिलर हो। ठीक है, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। उसके बाद दूसरा आपको काम यहाँ पर करना है कि अपने सारे ऑप्शन को खत्म कर देना है। ऑप्शन को खत्म करने का मतलब यह है कि आपने ABC प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया, अब आपको किसी दूसरी कंपनी में रिज्यूमे नहीं देना है, दूसरे कंपनी के कॉल का इंतजार नहीं करना है, दूसरे कंपनी में जॉब के लिए आपको तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे ऑप्शन को ख़त्म करके उसी कंपनी में काम कीजिए जिस कंपनी में आपको एंट्री मिली है। ठीक है, खुद पे बिलीव रखिए खुद पे, और बिलीव को मजबूत करने के लिए आप ऑटो सजेशन वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ऑटो सजेशन का मतलब खुद को आपको सजेशन देना है। देखिए, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको हम लोगों को प्रिपेयर करते रहना पड़ता है, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं CEO के पोजीशन तक पहुंच सकता हूं, मैं 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, CEO के पोजीशन तक पहुंच सकता हूं, 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, ये बात अपने आप को आपको बोलते रहना पड़ेगा सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। बर्निंग डिज़ायर वाली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि किस तरीके से एडविन C. बार्न्स ने थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनने का डिसीजन लिया था और बनकर दिखाया था केवल अपने डिजायर को स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, तो यहां पर आपको CEO बनना है और 5 लाख रुपए हर महीने कमाना है, चाहे आपकी शुरुआत किसी भी पोजीशन से हुई हो। आप बर्निंग डिजायर वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत काम आने वाला है आपको। अब आपने ऑटो सजेशन देना अपना स्टार्ट कर दिया अपने सब कॉन्शियस माइंड को। अब आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको सोचना सिखा रहा है, आपके दिमाग को यह आदेश दे रहा है कि आपका दिमाग केवल सोचे कि 5 लाख रुपए मेरे को हर महीना कमाना है और एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचकर। यहाँ से आपका बिलीव का लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत होने लग जाएगा। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करना है आपको, इसको बोलते हैं इमेजिनेशन, कल्पना करना। ठीक है, इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना है, आपको इस बात को महसूस करना है कि आप CEO बन गए हो और आपको 5 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो गया है। इन बातों को आपको महसूस करना है कि आप CEO बन गए हो और आपको 5 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, विजुलाइज करना है, आपको विजुलाइज करना है और आपके विजुलाइजेशन से आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, और आपका जब बिलीव स्ट्रांग होगा तो आपके सारे ऑप्शंस हट जाएंगे, काम में आपका मन लगेगा, डेडिकेशन के साथ आप काम करोगे और कंपनी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर समझिए कि आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन किए हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन किए हो और आपको CEO के लेवल तक पहुंचना है, मतलब 5 लाख रुपए आपको हर महीने कमाना है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए तो ऐसे मिल नहीं जाएगी, जो बीच का जो गैप है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बीच का गैप का मतलब ये होता है कि आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, आपको अपना स्किल सेट प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, आपको अपना मैनेजरियल स्किल, आपको अपना लीडरशिप स्किल प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एजुकेशन लेते रहिएगा, एजुकेशन लेते रहिए और अपने गैप को फुलफिल करते रहिए और डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए और इमेजिनेशन करते रहिए। ठीक है, और मेंटोर एक अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी आपने तमन्ना की है, जिसका आपने ख्वाब देखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा रुक कर सोचो कि कहाँ गलती है, इमेजिनेशन करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और अपने प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस करो, बदलाव करो और फिर उस हिसाब से अपने एक्शन को स्टार्ट करो। ठीक है, अब एक आपको काम और करना है, अपने मन से डर निकालना है। डर निकालना है मतलब आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिएगा कि कोई आपका आलोचना करेगा। कई बार क्या होता है, कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है और बहुत सारे स्टाफ ये जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं कि भैया मेरी आलोचना होने लग जाएगी या मेरे कॉलीग्स मुझे बुरा भला कहने लग जाएगा। तो वो आलोचना के डर से उस सच्चाई को बता नहीं पाता जो कंपनी के हित में हो। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने मन से डर निकाल देना है आलोचना का। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। आप कंपनी में जैसे एंट्री लेते हो आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, उसके बाद अपने बिलीव को आपको मजबूत करना है ऑटो सजेशन देकर। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। इससे आपका डिजायर स्ट्रांग होगा और आपका बिलीव मजबूत होगा। इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, उस चीज को आप महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए जो आप पाना चाहते हैं।
खुद को एजुकेट कीजिए और एजुकेट करते रहिए, टाइम टू टाइम अपने आप को बदलिए, नए नए टेक्नोलॉजी को लर्न कीजिए, नए मार्केटिंग की स्किल को लर्न कीजिए, सेल्स स्किल लर्न कीजिए, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कीजिए, पीपल स्किल, मैनेजरियल स्किल अपना बिल्डअप करते चले जाइए। ठीक है, डर हटा दीजिए, ऑप्शन सारे खत्म कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप CEO बनोगे और आपका 5 लाख रुपए का जो सपना है, 5 लाख रुपए का जो गोल है, वो डेफिनेटली पूरा होगा। अब एक बार में ये बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एडविन सी बांस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया। अब समझिए ऑप्शन 2 के बारे में, मतलब बिजनेस अगर आप करना चाहते हो और बिजनेस के थ्रू 5 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहते हो, तो वहां पर आप इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करोगे। आपने बिजनेस स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास में एक टीम होनी चाहिए, मास्टरमाइंड ग्रुप, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। और आप मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इमेजिनेशन कीजिए कि किस तरीके से आप मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके 5 लाख रुपए हर महीने बना रहे हो। तो जब आप इमेजिनेशन करोगे तो आपके दिमाग में आइडिया आएंगे, आपको रास्ते नजर आएंगे कि आप किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके 5 लाख रुपए हर महीने बना रहे हो। तो आप इमेजिनेशन करके जो थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, जो आइडिया जनरेट करोगे अपने गोल को पाने का, उसको लिखो और प्लान बना लो। और प्लान बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, प्लान बना लो, प्लान को फ्लेक्सिबल रखना, टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहो उसको। ठीक है, अब प्लान आपने बना लिया, प्लान बनाने के बाद बस एक्शन स्टार्ट कर दो, डिले नहीं करना है। आपके पास में पूंजी है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है या थोड़ा सा है, आप स्टार्ट कर दो। आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, थोड़ा सा है या ज़्यादा है, छोटा है बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अब आपने जैसे ही एक्शन लेना स्टार्ट किया, सबसे पहले ऑप्शन ख़त्म कर दो कि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को यही करना है जो मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद खुद पे बिलीव करना है, अपने आप को ऑटो सजेशन देना है, इमेजिनेशन करना है, टाइम टू टाइम अपने मास्टरमाइंड जो ग्रुप आपने बनाया है, जो आपकी जो टीम है, उसके साथ में बात करनी है और बात करके वापस योजना को टाइम टू टाइम अपडेट करते जाना है, बदलते जाना है और तब तक आपको काम करते जाना जब तक कि आपको फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए। डर मन से एकदम निकाल दीजिएगा, फेल होने का डर, आलोचना का डर, ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, खुद को एजुकेट करते रहिए। एजुकेट नहीं करेंगे तो मार्केट को आप कभी बीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए खुद को एजुकेट करते रहिए, खुद को टाइम टू टाइम आप एजुकेशन देते रहिए और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से बातचीत करते रहिए, खुद को ऑटो सजेशन देते रहिए, इमेजिनेशन करते रहिए और एक्शन लेते रहिए, दबा के मेहनत करते जाइए। आप देखिए आपका रिजल्ट पक्का आपको मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो योजना होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए पहला और दूसरा जो बिजनेस होता है वो फेल होने के लिए ही बनता है। ठीक है, एक आध बिजनेस फेल होता है तो जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो जब भी कभी फेलियर का सामना आपको करना पड़े तो उससे निराश नहीं होना है। आपने योजना में फ्लेक्सिबिलिटी रखी है तो आप योजना में थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए और वापस बढ़िए, थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए, वापस बढ़िए। फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा ना, फेल नहीं होगे तो मज़ा कैसे आएगा आपको, और आप बहुत सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाओगे। तो फेल होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात को माइंड में सेव कर लीजिए, करियर के शुरुआती स्टेज में फेल बंदा होता ही होता है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। फेल होना लाजमी है, फेल होना ज़रूरी भी है, क्योंकि सफलता से पहले जो फेलियर आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, वो हमको मजबूत करने के लिए आता है। इसलिए योजना में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि योजना में जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप टाइम टू टाइम जो है योजना को अपडेट कर नहीं पाओगे मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, योजना उनका फिक्स होता है, योजना में वो बदलाव नहीं करते, वो गोल को ही चेंज कर देते हैं, जबकि गलत होता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके माइंड में अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। पिछली दोनों वीडियोस को जरूर अटेंड कीजिए। एक में मैंने आपको बताया था एडविन सी बांस किस तरीके से अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग बनाकर
थॉमस अल्वा एडिशन का पार्टनर बना था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको 10 रीजंस बताए हैं कि एक आदमी फेल क्यों होता है। जरूर दोनों वीडियोस को देखिए। इस वीडियो को भी कम से कम 2 से 3 बार आप घुमा घुमा कर देखिए, और कोई डाउट अगर मन में आता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद। जो डर गया वो मर गया। चलिए आइए इस बात में कितनी सच्चाई है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक की मदद से। इस बुक में नेपोलियन हिल सर ने बताया है 6 तरह के डर के बारे में जो हमारे दिमाग में सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट, और हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी होती है कामयाब होने की उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है। इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डर की वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब डिसीजन नहीं ले पाते तो कामयाब भी कैसे हो पाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको 1 बाय 1 करके ये डर के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये डर हमारे दिमाग में आता है, और इस डर को हम लोगों को कैसे अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंकना है और लाइफ में सक्सेस होना है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए डर होता क्या है, ठीक है, फिर इसके टाइप्स, और फिर कैसे डर को हटाना है, दिमाग से कैसे निकालना, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसको आप एक कल्पना मान के चल लीजिए। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ हमें सच लगने लग जाता है, ठीक है। डर को इंग्लिश में कहा जाता है फियर, और फियर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, आप देखिए, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग और आपका रियल, मतलब एक ऐसा झूठ जब हम इसको बहुत बार सोचने लग जाते हैं तो ये सच सा हमें महसूस होने लग जाता है। यही डर है, ठीक है। डर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। डर एक कल्पना से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं डर के टाइप्स को। सबसे पहला जो डर होता है गरीब हो जाने का डर, मतलब अभी हमारी जो भी स्थिति है इस स्थिति से और भी बेकार स्थिति हो जाने का डर मन में बैठ जाता है। कैसे बैठता है आइए समझिए जरा इसको ध्यान से। देखिए, गरीब हो जाने का जो डर होता है ये रिस्क के आधार पर दिमाग में बैठता है। मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख रुपए है और मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या कोई पढ़ाई वगैरह करके अपना कुछ ना कुछ प्रोफेशन या कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करके कोई प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये डर बैठ गया, देख तेरे पास में 1 लाख रुपए है अभी, अब तू कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसमें घाटा लग गया तो तेरे पास में क्या होगा, 1 लाख रुपए जो है वो भी तेरा खत्म हो जाएगा। अगर तूने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे, कोई पैसा तेरा लेके भाग गया तो क्या होगा, ठीक है। अब तू कोई डिग्री ले लिया, तुझे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तेरी जो अभी की स्थिति है तेरी स्थिति इससे भी बदतर हो जाएगी, तेरे पास में 1 लाख रुपए रहेंगे नहीं। इसको बोलते हैं गरीबी का डर, गरीब हो जाने का डर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ना बदलना, मतलब आज जैसे है कल भी ऐसे रहेंगे, परसों भी ऐसे रहेंगे, तरसों भी ऐसे रहेंगे, 5 साल बाद भी ऐसे रहेंगे। जैसी स्थिति है हमको स्वीकार है। ये गरीबी के डर के लक्षण है। कोई डिसीजन नहीं लेना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना। ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने जो दे दिया है उसको स्वीकार कर लेना। गरीब लोगों के साथ में उठना बैठना, गरीब लोगों का मतलब यहाँ पर गरीब मेंटलिटी वाले लोगों के साथ में उठना बैठना होता है। बस लाइफ से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, जो मिल गया ठीक है। अब गरीबी की ज़िंदगी वो जीते हुए, अपनी ज़िंदगी को जीते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। गरीबी का डर हमारे दिमाग में इस आधार पर भी सेव हो जाता है कि बचपन से ये बात सुनते हुए आए कि जो अमीर लोग होते हैं वो शोषण करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, अमीर लोग जो है बेईमान होते हैं। ये बचपन से दिमाग में ना हमारा डाला जाता है, आसपास पड़ोस के लोगों से या मीडिया की मदद से, या मीडिया या फिर कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में अमीर लोगों के खिलाफ ऐसी बातें डाली जाती हैं, जिस वजह से हमारी एक धारणा बन जाती है कि हम गरीब ही ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो गरीब होने का जो डर होता है, यहाँ पर यह भी बात शामिल है कि गरीब होने का डर जिस व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है वो अपनी आदत को कभी चेंज नहीं करता है। गरीबों वाली आदत में फंस कर रह जाता है। गरीबों वाली आदत मतलब लर्निंग नहीं करेगा, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट पे, लर्निंग पे कभी भी फोकस नहीं करेगा,
उसके बाद कभी भी अमीर लोगों के साथ में नेटवर्क अपना बिल्ड नहीं करेगा, टाइम से जागेगा नहीं, टाइम से सोएगा नहीं, अपना खान पान बढ़िया नहीं करेगा, फिटनेस पे ध्यान नहीं देगा, लर्निंग पे ध्यान नहीं देगा, ये गरीबों वाली आदत पर घुस के रह जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप रिस्क लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने मन से गरीबी का डर हटाइए। आप कुछ खो देंगे इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। जब आप कुछ खोते हैं तो बदले में आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, आपने 5,000 रुपये का कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो बदले में आपको बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा। एक बार आपका अगर पैसा डूब जाता भी है तो आपको सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस नहीं चलता है तो आप उससे सीखिए। ठीक है, आप उससे सीखिए कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की है। तो ये गरीबी का जो डर है दिमाग में बैठा हुआ है, इसको निकालिए, पहल कीजिए, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे ही आप रिस्क लेना स्टार्ट करते हो और आप चीज़ें सीखने लग जाते हो तो जो गरीबी का डर है, गरीब हो जाने का डर है, वो आपके दिमाग से निकलने लग जाता है। और जब थोड़ा थोड़ा आप जीतते हो तो आपको मज़ा आने लगता है और आपका डर जो है वो गायब होता चले जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर का डर, आलोचना का डर। आलोचना का डर हम लोगों को विरासत में मिला है। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि भाई किसी के मैटर में कुछ मत बोलो क्योंकि इससे तुम्हारी आलोचना होगी। ठीक है, इससे तुम्हारी आलोचना होगी, इसलिए तुम किसी के मैटर में कुछ मत बोलो। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है किसी के मैटर में कुछ नहीं बोलता है। ये आलोचना का डर उसके दिमाग में बैठ जाता है। आलोचना के डर में कुछ चीज़ें शामिल है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लोगों के डर की वजह से आप सच को सच नहीं बोल पाते हो तो इसका मतलब आपके दिमाग में आलोचना का डर बैठा हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत बोल देते हो और दूसरों की बुराई कर देते हो तो यह भी आलोचना के डर का एक सिम्टम है। ठीक है, तीसरी बात, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से अगर आप पीड़ित हो तो समझ जाइए आलोचना का जो डर है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारे नेता को सुना होगा, आपने देखा होगा नेता से अपना काम होता नहीं है लेकिन अपने ओपोजिशन का बुराई करेगा। सत्ता में बैठा हुआ जो मंत्री है वो कोई काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो वो अपने काम को इस आधार पे सही ठहराएगा कि जो 10 साल पहले कोई मंत्री बैठा हुआ था सत्ता में उसने भी कुछ नहीं किया था। तो ये क्या है, आलोचना का डर। समझ पा रहे हो, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है और आप चुपचाप हो, केवल इस वजह से आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तो आप समझ लो कि आलोचना का डर आपके दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, अब इसके कुछ लक्षण आप समझिए जरा ध्यान से, और इसके लॉसेस क्या होते हैं वो भी आप समझिए। इसके लक्षण होते हैं पहल ना करना, मतलब वे व्यक्ति जो पहल नहीं करते हैं, आलोचना के डर के वो शिकार हो चुके हैं। पहल नहीं करने का मतलब यह है कि जब भी आपको कभी मौका मिलता है कुछ नया करने का, कुछ बोलने का, और आप बचकर अगर निकल जाते हो तो समझ जाना कि आपके दिमाग में आलोचना का डर बैठ चुका है। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, फिजूल खर्च। कुछ लोग फिजूल खर्च करते हैं, ठीक है, आलोचना के डर की वजह से। जैसे अगर पड़ोसी बढ़िया कपड़ा पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे, नहीं तो मेरे बारे में सोसाइटी में चर्चा होने लगेगी कि मेरे पास में कपड़े नहीं है। कुछ लोग नया मोबाइल लाएगा तो उसका देखा देखी हम भी मोबाइल लेंगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो देखा देखी मोबाइल लेके आ जाएंगे। अगर किसी का बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका देखा देखी हम भी क्या करेंगे, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। कोई नई किस्म की कार लेके आ रहा तो हम भी देखा देखी क्या करेंगे, नया कार लेके आएंगे। इससे फिजूल खर्च भी हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। कैसे कि जो लोग आलोचना के डर के शिकार हो जाते हैं वो कभी भी लीडर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, लीडर नहीं बन पाते हैं, वो चेला बन के रहेंगे हमेशा। कोई व्यक्ति उसके सामने कोई बात कहेगा तो हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा, हाँ जी सही कह रहा, एकदम मुंह पे चापलूसी और मुंह पे चमचागिरी करेगा। थोड़ा कड़वा बोलूंगा, मुंह पे चापलूसी और मुंह पे थोड़ा चमचागिरी करेगा, और जैसे वो बंदा जाएगा उसके पीछे बुराई स्टार्ट कर देगा। तो ये व्यक्ति आलोचना के डर के शिकार हो चुके हैं। अब ये निकलेगा कैसे? पहल करना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, लोगों की परवाह करना बंद करो, जो सच है सच को सच बोलो और गलत बोलने से खुद को बचाओ। आलोचना का डर दिमाग से निकल जाएगा।
अब डर नंबर 3 समझो इसको जरा ध्यान से। बुरे स्वास्थ्य का डर, मतलब बैड हेल्थ का डर कि भैया मेरी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए। हाइपोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं। काल्पनिक बीमारी, मतलब बीमारी को सोच सोच के अपनी बीमारी को बढ़ा लेना। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां पर एक आदमी पे एक्सपेरिमेंट किया गया। 3 आदमी को ये टास्क दिया गया कि उस एक आदमी से मिलना और उससे यह पूछना, भाई साहब आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। समझिएगा इसको जरा ध्यान से। एक आदमी, मतलब एक आदमी बैठा है कुर्सी पे, एक आदमी उससे आके मिलता है और कहता है कि भाई साहब आपकी तबीयत कैसी है। तो जो कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति बोलता हूँ एकदम बहुत बढ़िया, मैं मस्त हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है और उससे पूछता है भाई साहब आपकी तबीयत कैसी है। तो वो बोलता है ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है और पूछता है आपकी तबीयत कैसी है। पता वो क्या बोलता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आप देखिए, सेम व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है, पहला व्यक्ति उससे पूछता है आपकी तबीयत कैसी है, तो बोलता है जी बहुत बढ़िया है। दूसरा व्यक्ति पूछता है तो उसकी एनर्जी घट जाती, कहता है ठीक हूं। तीसरा व्यक्ति पूछता है तो बोलता है मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि बार बार अगर कोई आदमी पूछ रहा आपसे आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी, तबीयत कैसी है, तो आप सच में बीमार अपने आप को महसूस करने लग जाते हो। तो जो बुरे स्वास्थ्य का जो ख्याल आता है, बैड हेल्थ का जो ख्याल आता है, वो सजेशन के कारण भी आता है। जब लोग बार बार आपसे पूछने लगेगा तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है, तो आपका तबीयत जो है ऑटोमेटिकली बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है इन चीजों से ना। अच्छा, अब समझिएगा जरा कि ये तो हो गया दूसरों से प्रभावित होकर तबीयत को खराब करना। अब एक तबीयत को खराब करने का और तरीका होता है। बहुत सारे लोग जब बुरे स्वास्थ्य के डर से प्रभावित हो जाते हैं, माइंड में जब बुरे स्वास्थ्य का डर जो है बैठ जाता है। मान लेते हैं पेट में दर्द हुआ, अब पेट में दर्द हुआ, ठीक है पेट में दर्द हो गया। अब वो देख रहा है कि भाई, अब वो यूट्यूब पे डाल दिया कि दाएं साइड में पेट में दर्द हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो यूट्यूब में बोल दिया कि भाई शायद पथरी हो सकती है या फिर किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जी बात दिमाग में घुस गया। अब वो घर पे फ़ोन लगाया, आसपास पड़ोस में फ़ोन लगाया और उन लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया जिनको कभी ना कभी दर्द होया होगा, कभी ना कभी जिसने ऑपरेशन करवाया होगा। अब देखो उसके पेट में दर्द हुआ, ठीक है, पेट में दर्द हुआ तो उसको सोच सोच के क्या कर लिया उसने, बड़ी बीमारी में तब्दील कर दिया। बड़ी बीमारी में उसने अपने छोटी सी बीमारी को कल्पना कर करके क्या कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया। इसको बोलते हैं बैड हेल्थ का डर। अब उस दिमाग में चलाएगा, अच्छा मेरा ऑपरेशन होगा तो वैसा होगा, तो वैसा होगा, इतने पैसे लगेंगे, इस हॉस्पिटल में होगा, मैं क्या करूंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा, मेरे पास में पैसे नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं होती है। अब वो दवाई के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेगा, बीमारी के बारे में वीडियो देखना स्टार्ट करेगा, बीमार लोगों से मिलना स्टार्ट करेगा और वो बीमारी के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा बना लेगा और जिस वजह से क्या होगा, उसकी सेहत गिरती चली जाएगी और लास्ट में जो है अपने काम पे वो फोकस नहीं कर पाएगा और फिर क्या होगा, गरीबी की जिंदगी जिएगा फिर। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है, बीमारी के बारे में सोचना ही नहीं है, बीमारी के बारे में सोचना ही नहीं है भैया। सुबह उठ, पार्क में जा, एक्सरसाइज कर, बढ़िया से खान पान कर और बीमार लोगों से और बीमारी के बारे में बातचीत करना बंद करो। बीमारी के बारे में बातचीत करना बंद करो। कभी बीमार लगे, अगर लगेगी तबीयत खराब है तो बातचीत करना, और खुद का डॉक्टर बनने से ज्यादा बढ़िया है डॉक्टर से मिलो, बढ़िया से अपना ट्रीटमेंट लो और बात को हाथ के हाथ खत्म करो। कुछ आया रिपोर्ट में, ठीक है, दवाई लो, बात खत्म। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, फाड़ो रिपोर्ट को और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए पार्क में जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर आप हेल्थ के डर से बच सकते हो, ठीक है। अब समझिए डर नंबर 4, प्यार के छूट जाने का डर, मतलब प्रेम के छूट जाने का डर। ये डर पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि जो बहुविवाह का जो प्रचलन है, जो पॉलीगैमी का प्रचलन है, वो पुरुषों में ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। इसलिए महिलाओं में ये डर ज़्यादा होता है कि मेरा हस्बैंड किसी औरत के चक्कर में फंस ना जाए और मुझे छोड़ ना दे, और या मेरा बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस ना जाए और मुझे छोड़ ना दे। ये महिलाओं में डर ज़्यादा होता है, ठीक है। पुरुषों में ये डर कम होता है तुलनात्मक रूप से। अच्छा, एक बात आप और भी समझ लीजिए, जो मेल होता है वो फीमेल को हमेशा पावर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पहले के ज़माने में
जो युद्ध लड़ते थे मेल या फिर जो शिकार करते थे, तो महिलाएं उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। आज महिलाओं को अट्रैक्ट करने का तरीका चेंज हो गया है। अब महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए युद्ध जीतने की या फिर शेर को मार के उसका खाल कंधे पे लटका के आने की ज़रूरत नहीं है। बस बढ़िया कार, बढ़िया घर, बढ़िया बाइक और अच्छी इनकम, अच्छा मोबाइल, इन चीज़ों से महिलाएं जो है मतलब समझती है कि लड़का जो है वेल सेटल्ड है। ठीक है, अब देखिए इसके लक्षण समझिएगा जरा ध्यान से। इसके 3 तरह के लक्षण होते हैं। पहला ये होता है कि शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि मेल है और उसकी वाइफ किसी से बात कर लिया तो उसके प्रति शक बढ़ जाएगा। शक बढ़ जाएगा, भाई क्यों बात किया, क्या चक्कर है। अब वो उससे लड़ने लग जाएगा, उससे बहसबाजी स्टार्ट कर देगा। ठीक उसी तरीके से अगर पुरुष है, किसी महिला से बात कर लिया तो उसकी वाइफ जो उससे लड़ने लग जाएगी, उससे बहसबाजी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। उसके दूसरा ये होता है फिजूल खर्ची बढ़ जाता है कि जो मेल होता है वो अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए पैसा कमाना चाहता है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग गलत तरीके से भी पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। जुआ खेल के, सट्टा लगाकर या चोरी चकारी करके वो पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि अपनी जो महबूबा है उसको वो खुश रख सके। अब ये डर दिमाग में बैठ जाता है और ये तुरंत प्रभावित करता है बिजनेस को, काम को प्रभावित करता है, करियर को ख़त्म करके रख देता है, सोचने की क्षमता को ख़त्म करके रख देता है और बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? इसका सिंपल सा इलाज है, माइंड को सेट कर लीजिए कि प्रेम के बिना भी आप रह सकते हो। जो छोड़ के जाएगा वो चला जाएगा, आप उसके बगैर भी रह सकते हो। माइंड को अपना आप सेट इस तरीके से कर लो और अपने काम पे फोकस करो। माइंड में इतना स्पेस रहने मत दीजिए कि कोई भी थॉट और कोई भी अननेसेसरी डर आपके दिमाग में बैठ जाए। कि आप खुद बताइए ना, आप मियाँ बीवी हो, एक साथ रह रहे हो, अब ज़बरदस्ती आप सोच रहे हो कि मेरी बीवी मेरे को छोड़ के भाग जाएगी या मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ के भाग जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के भाग जाएगी, मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ के भाग जाएगा। अरे क्यों सोच रहे हो यार? जब भागेगा भागेगा, अभी थोड़ा ना भाग रहा है। ठीक है, तो ये डर को आपको कंट्रोल करना है। देखिए आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। आप जब अपने दिमाग को समझाएंगे तो डेफिनेटली ये जो डर है ये हट जाएगा। ठीक है, अब समझिए डर नंबर 5, बुढ़ापे का डर। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, 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 मैं अब क्या करूँगा, वृद्धाश्रम मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी एज बढ़ती जा रही है, मेरी एज बढ़ती जा रही है, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं काम नहीं कर पाया भविष्य में तो क्या करूँगा, मेरा शरीर अगर काम ना किया तो क्या करूँगा। अब बताइए ये सब बातें फालतू की है या नहीं है? आपको सबसे पहले एक बात को माइंड में सेव करना है, 40 से लेकर जो 60 साल की जो उम्र होती है ये बहुत ही अच्छी एज होती है, बहुत प्यारी एज होती है ये। इस एज को कहा जाता है समझदारी का एज। इस एज को कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन फ्री वाला एज, मतलब किसी भी तरीके का भटकाव इस एज में नहीं होता है। इस एज को कहा जाता है एक्सपीरियंस्ड एज, मतलब ये जो 40 से लेकर जो 60 की एज होती है, यही एज सक्सेसफुल होने का होता है। इसी एज में पहुंचकर लोग सक्सेस होते हैं क्योंकि इस एज में कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई भी गलत रास्ता में नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अनुभव ना हुआ हो अपने जीवन का। तो ये बहुत ही प्यारी एज होती है। आपको बुढ़ापे के डर को अपने दिमाग से निकालना है। आपको खुद को यह कहना है कि 40 से लेकर 60 की जो एज है ये कामयाब होने का एज है, ये एक्सपीरियंस वाला एज है, ये अनुभव वाला एज है, ये एज ऐसा है जिसमें मेरे को समझदारी बहुत आ गई है, ये एज ऐसी है जिसमें मैं कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुका हूं, अब भटकाव की कोई संभावना नहीं है। और हाँ, इतिहास गवाह है, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसमें से ज़्यादातर 40 से 60 के बीच में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, इस तरीके से आप बुढ़ापे के डर को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। ठीक है, काम कीजिए ना, काम में खुद को व्यस्त रखिए और डेफिनेटली आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको कामयाबी भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी और इज्जत भी और इनकम भी। ठीक है, अब समझिए डर नंबर 6, मृत्यु का डर, मर जाने का डर। मरने के बाद क्या होगा मेरा, इस बात को सोच सोच के डरना। मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो कुछ लोग बोलते हैं कि बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मरने की तैयारी कर रहा हूँ, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। भाई क्या मतलब होता है इस बात का? क्या मतलब होता है इस बात का? मरने की कभी कोई तैयारी करता है?
ये तो मेरे को बेवकूफ़ी जैसी बातें लगती है। पता है आपको मरने वरने की बातें कौन करता है? जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, जिसके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है। भाई क्यों करे मरने की बात? क्यों करे बताओ मुझे, क्यों करे? भाई आपकी उम्र अगर 50 साल हो गई तो मरने की तैयारी करोगे आप? अरे भैया गोल बनाओ यार, अपना बिजनेस स्टार्ट करो यार, कोई समाज में कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो, लोगों को आगे बढ़ने में मदद करो, खुद को खड़ा करो, इज्जत की जिंदगी जियो। मरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है मरने वगैरह की तैयारी के लिए जो बात करते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है धार्मिक कारण होता है। अब कुछ धर्म में क्या होता है कि बस मरना है मरना है मरना है, एक दिन जाना है एक दिन जाना है एक दिन जाना है। बचपन से सिखाया जाता है कि भाई तू इस दुनिया में एक समय के लिए आया है और एक समय के बाद तुझे जाना है इस दुनिया से। ठीक है भाई, जाना तो है ही, ये तो सबको पता है भाई, एक दिन तो सबको मरना ही, तो सबको पता है ना। जब मरना ही है तो उसको सोचे क्यों, क्यों परेशान हो? जब मरना होगा देखा जाएगा। फिर गोल बना के उस गोल को पाने के लिए अगर काम करेंगे तो फुर्सत ही नहीं रहेगा मरने के बारे में सोचने का। ठीक है, निठल्ला बैठ के मरने के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा क्या है, कुछ ना कुछ करना। ठीक है, एक तो धार्मिक कारण हो सकता है इसके पीछे, और दूसरा कारण ये होता है कि भाई लाइफ में कोई काम है नहीं, खाली बैठे हैं, ना कोई गोल है, ना कोई लक्ष्य है, ना कोई बिजनेस है, कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं। अब पैसा है नहीं पास में, यार कुछ तो है नहीं, लाइफ से दुखी हो गए, तो फिर क्या तमन्ना हो जाती है कि भाई अब तो चलो ऊपर वाले का बुलावा आने वाला है। तो फिर वो इस हिसाब से क्या होता है, मरने के डर से प्रेरित हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है, गोल बनाइए और उस गोल के प्रति काम कीजिए, खुद को बिजी रखिए। काहे भैया मरने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जब भी कभी आपको कोई चाचा जी, दादाजी, नाना जी, मामा जी, आसपास पड़ोस में कोई लोग मिलेंगे ना और वो कहेंगे हम तो मरने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप बात कीजिए, काहे कर रहे हैं भैया मरने का तैयारी? आप चुनाव लड़िए, चाहिए चुनाव लड़िए, थोड़ा भाई कोर्ट कचहरी में चले जाइए, कुछ धंधा स्टार्ट कर दीजिए, भाई समाज सेवा कुछ स्टार्ट कर दीजिए। क्यों मरने की तैयारी कर रहे हैं आप? मरना मतलब क्या होता है, एक लंबी नींद, जवानी होगी आ जाएगी यार। ये मैंने आपको कुछ टाइप्स बताया डर के, और निकलने का मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। डर को दिमाग से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डर दिमाग में बैठा है तो लाइफ में इंसान कुछ नहीं कर पाता है, वो इसी चीज को सोचता रह जाएगा। देखिए हमारा दिमाग है बहुत ताकतवर है, अगर हम बेहतर सोचेंगे तो हमको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अपने दिमाग को कमजोर कर देंगे नेगेटिव सोच के, तो हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। अब समझिए जरा, ये डर दिमाग में हमारा आता कहाँ से है? ये डर आता है नेगेटिव लोगों से बात करके, नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहकर। तो आप देखिए कोई नेगेटिव आदमी है जो आपके दिमाग में डर डाल रहा है, ठीक है, तो उस इंसान से दूर हो जाइए। आप कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ से डर आपके दिमाग में घुस रहा है, तो आप उस इन्वायरमेंट से दूर हो जाइए। खुद को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ पे लोग कामयाब होने की बात करता है, जहाँ पे लोग आगे बढ़ने की बात करता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे का पीठ ठोकता है, शाबाशी देता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, कुछ करने का जज्बा पैदा होगा। इसलिए आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे इस दुनिया में आए थे वैसे चले जाते हैं। कारण क्या हो, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से घिरे रहते हैं और जो है पूरी जिंदगी में अपने दिमाग को खोखला करते रहते हैं, फालतू की बातों को सोच सोच के अपने दिमाग में डर को बैठा लेते हैं। कभी उसको गरीब हो जाने का डर सताएगा, तो कभी आलोचना का डर सताएगा, कभी प्यार बिछड़ जाएगा इसका डर सताएगा, कभी बुढ़ापे का डर, तो कभी मरने का डर। ये डर मतलब एक कल्पना है, एक झूठ है जिसको कल्पना कर करके हम सच मानने लग जाते हैं। तो मैंने जो आपको तरीके बताए हैं, आप इन तरीकों को फॉलो कीजिए और खुश रहिए। डर को दिमाग से निकालिए और थिंक एंड ग्रो रिच बुक में जितने भी मैंने प्रिंसिपल्स बताए गए सबको फॉलो कीजिए। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किन किन बुक्स में वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस बना पाऊँ। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लग रही हो या वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपके कमेंट का, आपकी फीडबैक का हम हमेशा इंतजार करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।